Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. लास्ट टाइम मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को? बेसिक के बारे में लगता है बता दिया था कि बेसिक सब सेम है, सी जैसा है। ब्रेक कंटिन्यू हो गया था सर। तो बेसिक मतलब हो गया था। सिर्फ ये बताया था शायद कि एरे थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, जावा जैसा है। तो वो एरे मैं आपको दिखा देता हूँ। सर प्राइम नंबर का प्रोग्राम करके उसमें निकलवाया था और उसको बताया था। हाँ, प्राइम देखिए यहाँ पर पर्पस प्राइम नंबर का प्रोग्राम नहीं बनाना है। यहाँ पर पर्पस मेन है कि कैसे हम लोग इसको वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेब डिजाइन डेवलपमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चूंकि इम्प्लीमेंट करने से पहले अगर मैं सी शार्प को इम्प्लीमेंट करूंगा तो सी शार्प के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए। सी शार्प का लूपिंग कैसे काम करता है, सी शार्प का इफ-एल्स कैसे काम करता है। तो वो पर्पस के लिए मैंने दिखाया था कि आपका सेम टू सेम जो सी में है उसी तरह काम करता है। पर्पस ये है कि अगर मैं डायरेक्टली यूज करता कि डायरेक्टली मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वेब डिजाइनिंग में, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता कि इसमें लूप ऐसे हो जा रहा है तो कहीं पर ऐसे हो जाता है। तो इससे पहले कि मैं एक ब्रीफ इंट्रो आपको दे रहा हूँ कि आपको चीजें जो सेम है उसी टाइप की यहाँ भी चीजें हैं, जो डिफरेंट है उसको मैं बता दूंगा। जैसे एरे थोड़ा सा डिफरेंट है सी और सी प्लस प्लस से, सेम है तरीका तो सेम कॉन्सेप्ट सेम है, तरीका थोड़ा डिफरेंट है। और जावा से मिलता जुलता है, तो जावा आपको पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा एरे मैं बता देता हूँ कि एरे ऐसे सी शार्प में काम करता है। तो जो चीजें आपको अलग है उसको मैं इसमें बता दे रहा हूँ, और फिर जब चीजें आप जान जाएंगे कि इसमें इस तरह की चीजें यूज होता है तो हम लोग तब इसको वेब डिजाइनिंग में ASP.NET में इम्प्लीमेंट करेंगे। कुछ चीजें जैसे नहीं भी अगर देखेंगे तो ASP.NET में जिस समय इम्प्लीमेंट करेंगे उस समय बता देंगे कि देखिए ये चीज सी शार्प में ऐसे होता है। तो ये है। तो ये पर्पस के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया था प्राइम नंबर के, जिससे आपको सीखना वहां नहीं था कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने सी, पाइथन, जावा, VB.NET या सब में सीखते रहेंगे। वो यहाँ पर पर्पस ये था कि लूपिंग, इफ एल्स, ब्रेक, कंटिन्यू कैसे काम करता है, इस पर्पस के लिए मैंने बताया था आपको। और ये बता दिया था कि सेम टू सेम काम करेगा, सारा आपने देख लिया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे एरे। एरे कैसे काम करता है, एरे क्या है, तो उसको हम बता देते हैं आप। ये सारा डिस्कस कर लिया था, आपको सारा सेम है। एक जो लूप था जो हमने बताया था कि दो लूप है इसमें, एक लूप है फॉर ईच लूप। ये थोड़ा आपका सी में आपने नहीं पढ़ा होगा, ये हम लोग जावा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉर ईच लूप क्या है, ठीक है। और फॉर ईच लूप का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं एरे के कॉन्सेप्ट में। कहाँ यूज करते हैं? एरे में ही इसका यूज होता है सिर्फ। तो एरे में जब यूज होता है तो यहाँ पर हम लोग एरे जब जान जाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट फॉर ईच को कर देंगे। बाकी वाइल एंड फॉर आपको सेम टू सेम सी जैसा है। तो पहले हम लोग देखेंगे एरे। इसको पहले से बताया हुआ है तो इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि एरे
क्या होता है आप जानते हैं, आप सिंपली जानते हैं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। बट एरे पढ़ने का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग एरे पढ़ते हैं? तो डेटा को स्टोर करने के लिए तरीके से। डेटा के स्टोर करने के लिए तो हम लोग नॉर्मल भी पढ़ते हैं वेरिएबल, ये भी तो एरे की पढ़ने की जरूरत है। सेम टाइप के डेटा, सेम टाइप के वैल्यू को मल्टीपल वैल्यूज जो होते हैं सर सेम टाइप के, उसको स्टोर करने के लिए सर, इफ वी वांट टू स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम टाइप देन वी यू हैव टू यूज array because there is That means a single variable hold only single value. yes sir. When we need to store multiple values in one variable, then we use array concept. यानी कि अगर आपको सिंगल वैल्यू यूज करना है तो आप सिंपल वेरिएबल देते हैं। यानी कि एक वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल में एट द टाइम सिर्फ आप एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हो। लेकिन कभी जब ऐसा जरूरत पड़ता है कि जब आपको वैल्यू बल्क में हो, जैसे मैं अगर कह दूं कि आपको 2 मार्क्स इनपुट लेना है, 2 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेना, आप तुरंत से वेरिएबल 2 बनाओगे M1 M2। लेकिन मैं अगर कह दूं कि 100 मार्क्स इनपुट लेना है, तब आप 100 वेरिएबल तो उसके लिए नहीं बनाओगे। आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एक ही वेरिएबल से मेरा सारा काम चल जाए। वो क्योस ना हो कि मैं 100 वेरिएबल डिक्लेयर करूं फिर उसमें इनपुट लूं। मेरे पास कुछ ऐसा टेक्निक हो जो एक वेरिएबल में उस सारे 100 वैल्यूज को स्टोर करा सके। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरे का कॉन्सेप्ट। यानी एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करता है एज पर दियर साइज। यानी कि वेरिएबल में, नॉर्मल वेरिएबल में हम लोग साइज नहीं देते हैं, एरे वेरिएबल में साइज देते हैं और साइज के अकॉर्डिंग आपको वो वैल्यू स्टोर करता है। अब ऑब्वियसली आप ऐसे भी जानते हो, आप कहते हो कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। ऑब्वियसली आप जानते हो कि अगर मैं जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ C++ जावा में, जो भी आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल, वो 10 ही स्टोर करता है। जैसा डिक्लेयर करोगे वही वैल्यू स्टोर करेगा। इंटीजर डिक्लेयर किया तो इंटीजर ही स्टोर करेगा। तो एरे भी एक तरह की क्या है, वेरिएबल है। तो जब एरे वेरिएबल है तो उसको भी क्या करेंगे, डेटा टाइप से डिक्लेयर करेंगे। और एरे वेरिएबल अगर इंट लगा दिए एरे वेरिएबल में तो ऑब्वियसली वो इंट टाइप के डेटा को ही रखेगा। सिर्फ डिफरेंस होगा कि वो एक डेटा नहीं रख के एक से ज्यादा डेटा को रखेगा एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये है एरे। तो पर्पस आप जान गए कि जब मल्टीपल वैल्यूज पर आपको काम करना है तब एरे हम लोग यूज करते हैं। अब ये भी जान गए कि एरे एक वेरिएबल है। अब जब वेरिएबल आता है तो आपके दिमाग में आता है कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, है ना। पहले भी आप पढ़ते हो वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो एरे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं उसका हम लोग सिंटेक्स जानेंगे। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे वेरिएबल, आइए सिंटेक्स। सिंटेक्स को ही फॉलो करना है आपको, डेटा टाइप, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इसमें पहले होगा, बाद में नहीं। जो सिंटेक्स लिख रहे हैं उसको फॉलो करना होगा। एरे वेरिएबल में, ठीक है, इसके बाद आपका सेमीकोलन। अब इसमें जावा में और C# में हम लोग क्या करते हैं कि एरे को डिक्लेयर करने के बाद एरे के वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं। इसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आप C में देखते हो, C++ में देखते हो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट, जहां पर डायनेमिक बनाने के लिए आप मेमोरी एलोकेट करते हो, कैलोक, मैलोक, एलोक, रीएलोक, है ना। यहाँ पर आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि एरे में ही आप उसको डिक्लेयर करते समय एलोकेट करोगे मेमोरी। यानी कि डायनेमिक भी बना सकते हो और स्टैटिक भी बना सकते हो, पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये तो डिक्लेरेशन हुआ, एरे मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब इसमें मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा। तो मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हमारे पास आता है न्यू कीवर्ड। क्या आता है, न्यू कीवर्ड। तो अब मैं उसी वेरिएबल में मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं, एरे
वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू, कीवर्ड यूज होगा न्यू डेटा टाइप ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है। अब इसी सिंटेक्स को हम लोग फॉलो करते हुए एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे सिंटेक्स है उसी के अनुसार एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल क्या हो जाएगा, डेटा टाइप है, मैं इंटीजर टाइप के ले रहा हूं इंट, उसके बाद आपका स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद एरे वेरिएबल नेम मैंने n लिया, और फिर नया लाइन में हम लोग n एरे वेरिएबल नेम n इक्वल्स टू न्यू, और डेटा टाइप है न्यू के बाद डेटा टाइप, और एक चीज यहाँ छूट रहा है वो होगा यहाँ पर साइज, क्योंकि साइज देना तो जरूरी है ना। इस समय साइज देंगे जिस समय मेमोरी एलोकेट करेंगे, तो यहाँ पर होगा न्यू इंट 5, जो भी साइज देना चाहे। तो ये आपका दो लाइन में यूज हो रहा है। पहले लाइन में आपने इसको डिक्लेयर किया और दूसरे लाइन में इसको साइज देके मेमोरी एलोकेट किया, ठीक है। अब इसको हम लोग वन लाइनर भी बना सकते हैं। जैसे ये लगेगा कि बार बार मुझे 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी, दोनों लाइन हमको यूज करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इसको वन लाइनर भी बना सकते हो। और वन लाइनर के लिए मैं यूज कर रहा हूं और ये चीज कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पर मैं यूज करूंगा इसको वन लाइन में ही। जब वन लाइन में यूज करूंगा तो 2 बार n लिखने की जरूरत नहीं है, उसी समय डिक्लेयर करो और उसी में मेमोरी एलोकेट कर दो। तो ये तरीका आपका हुआ, ठीक है, एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। अब जैसे आप जितना वैल्यू, जैसे 5 इसमें साइज दिए हो, तो आप मैक्सिमम 5 वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हो, 5 या 5 से कम। तो ये हो गया। अब दूसरा चीज आता है डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन दैट मींस उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू डालना, वो इनिशियलाइजेशन होता है। तो वेरिएबल में वैल्यू जनरली हम लोग 2 तरीके से डालते हैं। एक तो जिस समय हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसी समय डालते हो आप, और एक होता है आप रन टाइम डालते हो वैल्यू, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, दैट मींस द वैल्यू स्टोर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जिस समय वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे उसी समय उसमें वैल्यू स्टोर करोगे। तो आपको भी इसमें देखना है कि एरे वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जिस समय डिक्लेयर करेंगे उसी समय उसमें वैल्यू डालेंगे। और ये एकदम से आपको सी जैसा है, आप यूज करते होंगे सी में, सिर्फ यहाँ पर ये डिफरेंट था, तो उसका मैं सिंटेक्स आपको लिख दे रहा हूँ। सिंटेक्स ये हो जाएगा आपको सिंटेक्स, वन लाइनर ही लिखेंगे, 2 लाइनर अब जरूरी नहीं है। और डेटा टाइप, और यहीं पर आपका क्या करते हो, करली ब्रेस यूज करते हो और इसमें वैल्यूज डालते हो। इक्वल टू यहाँ नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी आपने इक्वल टू एक बार यूज कर लिया है, तो इक्वल टू यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू डाल सकते हो। और जितने आप वैल्यू डालोगे सारे वैल्यू के बीच सेपरेशन के रूप में क्या होगा, कॉमा होगा, है ना। तो अब इस पे मैं एग्जांपल देखता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल आपको हो जाएगा इंट n न्यू इंट 5, और यहीं पर हम लोग 5 वैल्यू को
स्टोर करेंगे। 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपको इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे वेरिएबल, और ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ एरे वेरिएबल, कैसे डिक्लेयर करेंगे। अब हम लोग को वैल्यू इनिशियलाइज किए, वैल्यू आप बाकी सब आप जानते होंगे सी में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज 5 बॉक्सेस बनाया गया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये सब जानते हैं। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि हम लोग वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, यानी एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। सी में क्या आप क्या यूज करते हो एरे वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए? सर बेस एड्रेस है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग सर, बेस एड्रेस आप यूज करते हो ये जब आप पॉइंटर पढ़ते हो, पॉइंटर में सर, आप इसमें बेस इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हो, इंडेक्सिंग के थ्रू। ठीक है, तो जब इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करते हो तो इंडेक्स पता होना चाहिए कि क्या इंडेक्स होता है। तो सेम सी वाला इंडेक्सिंग ही है, यानी फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्सिंग आपको 0 होगा एंड द लास्ट वैल्यू का इंडेक्शन आपका साइज -1 होगा। यानी अगर इस सिचुएशन में देखें तो 0 to 4 होगा, और अगर 0 to 4 होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो इस पूरे एरे का नाम आपका क्या हो जाएगा, n होगा। और ये बेस एड्रेस रखता है, ये एड्रेस रखता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पर नहीं चलेगा। तो आपको सिंपली ये इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे, और इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं इसको रन करा के, और यहीं पर फॉर ईच लूप भी हम लोग टेस्ट करेंगे। चलिए, तो हम लोग इनिशियलाइज एरे डिक्लेरेशन करते हैं। इंट ब्रैकेट, आप स्पेस नहीं भी दे सकते हो, n इक्वल्स टू न्यू इंट 5, और यहाँ पर मैं वैल्यू यूज करूंगा, कुछ भी डायरेक्ट वैल्यू ले रहे हैं, कॉमा 32, 34, वैल्यू हो गया। और मुझे जब प्रिंट कराना होगा तो एक लूप चलूंगा फॉर, और आप लूप के अंदर भी आप डिक्लेरेशन वेरिएबल का कर सकते हैं। सी में तो नहीं करते हैं, बट सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प ये सब में आप कर सकते हैं। फॉर लूप के अंदर भी, व्हाइल लूप के अंदर नहीं, सिर्फ फॉर लूप के अंदर। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, सिंपली जैसे आप चलते हो आई प्लस प्लस, एंड देन मैं प्रिंट करूंगा तो कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन नहीं राइट यूज करते हैं, चेंज नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ आपका टैब बीच में स्पेस हो। तो पहला वैल्यू मेरा होगा n के 0 पर, दूसरा n के 1 पर, तो n ऑफ 0 करने में i हम लोग डाल देंगे। पहला n के n ऑफ 0 डेट मीन्स 12, n ऑफ 1 जैसे आप करते आ रहे हैं, और बीच में मैं दूंगा प्लस और \t, टैब छोड़ेगा, एंड लास्ट में कंसोल डॉट राइट, सॉरी रीड की, तो ये आपका हो जाएगा एरे डिक्लेरेशन और प्रिंट करना। ये देखिए।
आ गया? तो समझ गए कैसे हम लोग एरे को डिक्लेयर करेंगे और एरे को कैसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। डिक्लेरेशन समझ गए, प्रिंट समझ गए। अब हम लोग इसमें देखेंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जो था वो देखेंगे हम लोग कैसे काम करता है। हमने बताया था कि फॉर ईच लूप आपको सिर्फ और सिर्फ एरे के केस में काम करेगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, जैसे अभी हमने प्रिंट कराने के लिए क्या यूज किया है, इंडेक्सिंग के थ्रू यूज किया है। यानी कि पहला इंडेक्स n ऑफ 0 यानी n के 0 पर 12, n ऑफ 1, n ऑफ 2, इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। अब हम लोग फॉर ईच लूप के थ्रू हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, नो इंडेक्सिंग। 12 डायरेक्ट एक्सेस होगा, इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं होगा। तो उस चीज को आप देखिए। तो इसको मैं कमेंट लाइन में डाल रहा हूं और कमेंट लाइन सेम टू सेम है आपका। फॉर ईच, और इसका सिंटेक्स मैं फॉर ईच का लिख दे रहा हूं। पहले सिंटेक्स यहाँ लिख दे रहा हूं फॉर ईच का सिंटेक्स। फॉर ईच इसका होता है फॉर ईच और वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए, वेरिएबल इन एरे वेरिएबल, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स होता है। तो आइए, वेरिएबल होगा तो वेरिएबल एक मैं पहले से वेरिएबल डिक्लेरेशन हो डिक्लेयर होना चाहिए। मैं यहीं पर डिक्लेयर भी कर सकता हूँ इंट आई, उसके बाद क्या है इन, तो इन यूज करूंगा और उसके बाद एरे वेरिएबल नेम, तो मेरे पास एरे वेरिएबल नेम है एन। अब ये क्या होगा कि हम लोग को एन में इस एरे का एन में सारा लिस्ट अवेलेबल है, यानी कि सारा लिस्ट आपको एन में स्टोर है। अब एन में 5 नंबर्स ऑफ लिस्ट है, यानी कि पांचों लिस्ट बारी बारी से एक एक करके आपको आई में स्टोर होगा। यानी इन वेरिएबल के आई वेरिएबल क्या कर रहा है कि एरे वेरिएबल को इटरेट कर रहा है, और पहली बार में आई में 12 स्टोर होगा, दूसरी बार में 32 स्टोर होगा, तीसरी बार में 34 स्टोर होगा। इस तरह से जितना वैल्यू है उतनी बार ये आइटरेट होगा और एक एक करके, है ना, रेस्पेक्टिवली वैल्यू आपको आई में स्टोर होते जाएगा। यानी कि मेरा वैल्यू आई में है और आई यहाँ इंडेक्स नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू है आई में, यानी 12। आप कुछ भी ले सकते हैं आई की जगह पर। तो यहाँ पर अब मैं प्रिंट कराऊंगा कंट्रोल सी, कंट्रोल कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पर डायरेक्ट मैं यूज कर सकता हूँ आई, इंडेक्स की जरूरत नहीं, ठीक है। ये देखिए, तो ये आ गया, आपको डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू एक्सेस करेंगे। और ऐसा आपने देखा होगा सर, पाइथन में आपने देखा होगा इस तरह कुछ काम करता है फॉर लूप, है ना, जहाँ स्ट्रिंग को डायरेक्टली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसके एक एक कैरेक्टर वाइज या टपल में, लिस्ट में, है ना। तो उसी तरह से जस्ट यहाँ फॉर ईच लूप है, लेकिन बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको काम करेगा एरे के केस में। ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग में डाल दीजिएगा ये करेगा। हाँ, स्ट्रिंग में भी एरे का कॉन्सेप्ट होगा तभी काम करेगा, ठीक है। एरे के कॉन्सेप्ट में यहाँ तो लिस्ट टपल ये सब है नहीं, सिंपल एरे है सी जैसा, तो ये काम करेगा। तो आप समझ गए कि कैसे हम लोग इनपुट लेंगे और कैसे आउटपुट ले सकते हैं। और ऐसे भी जानते हैं कि जब मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज करता हूं तो साइज देना रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ये सब अलग मैटर है।
साइज आप नहीं भी देंगे तो आपको काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट। उसी तरह आप रन टाइम बना सकते हो, रन टाइम भी इनपुट ले सकते हो। तो रन टाइम इनपुट लेने के लिए आप ये हटा दोगे और मैं इसमें रन टाइम इनपुट लूंगा। रन टाइम इनपुट लेने के लिए एक लूप की जरूरत पड़ेगा और यहाँ हम लोग यूज करेंगे, एक मैसेज देंगे कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट, और एक मैसेज देंगे इंटर एरे एलिमेंट्स। एरे एलिमेंट्स इंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर ये लूप चलेगा और यहाँ पर मैं यूज करूंगा n ऑफ i, जैसे करते आ रहे हैं, इक्वल्स टू कन्वर्ट फंक्शन, कन्वर्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू इंट, आ गया टू इंट, यहाँ पर है 32 64 देख रहे हैं सब में है, बाकी सब में कोई 16 32 34 64 नहीं लिखा हुआ है। 32 आप कर दें और ये हो गया। कंसोल को आप डाल दें, डायरेक्ट कन्वर्ट भी करेगा और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे रीड लाइन, ये ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह हो गया। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, n ऑफ i कन्वर्ट डॉट टू इन 32 और कंसोल डॉट रीड लाइन, और एक और ब्रैकेट छूट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको रन टाइम इनपुट। इंटर एरे एलिमेंट्स, अच्छा राइट लाइन यूज करना, 2 3 4 5 इस तरह। तो ये हो गया आपको कैसे हम लोग रन टाइम इनपुट ले सकते हैं एरे में, और कैसे हम लोग डायरेक्ट इनपुट ले सकते हैं, डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और फॉर ईच लूप का कैसे यूज करेंगे। तो ये इसमें हो गया। ठीक है, तो सेम है था, सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइज करते समय आपको मेमोरी एलोकेट करना है, वो ध्यान देना है। रन टाइम भी साइज ले सकते हो, ऊपर एक साइज का वेरिएबल ले लिए, फिर उस वेरिएबल को यहाँ पर डाल दिए, तो ये सब चलता रहेगा, वो सब जैसे करते हो वैसे होगा। अब तुरंत से चलते हैं 2 डायमेंशनल एरे में। ठीक है, ये जो भी डिक्लेरेशन बताएं वो डिक्लेरेशन बताएं आपको किसका, 1 डायमेंशन, है ना। 2 डायमेंशनल एरे हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि 2D थोड़ा उससे भी डिफरेंट है 2D भी, तो 2D भी आप देख लें। 2 डायमेंशनल टू डायमेंशनल एरे में अब ये बताओ कि 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, कोई बताओ मुझे। जहाँ पे सर रो और कॉलम में सर वैल्यू को हम स्टोर करते हैं सर, रो IJ। एंड कॉलम में वैल्यू को स्टोर करते हैं यानी कि 2 साइज होता है। ये सर 2 साइज होता है। रो एंड कॉलम में वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्या हम 2 डायमेंशनल एरे ही पढ़ सकते हैं, सिंपली भी तो हो सकता है, वो तो प्रिंट करने का है। हम 1 डायमेंशनल एरे को भी रो एंड कॉलम में स्टोर कर सकते हैं। जैसे सर, जैसे सर 2 और 3 पर्पस क्या हुआ है, जैसे इसको हम अभी प्रोग्राम बनाए, इसको भी रो एंड कॉलम में कर सकते हैं। क्या करेंगे ना, 5 वैल्यू है ना, तो 5 वैल्यू में से 4 वैल्यू ले लेंगे और 2 को ऐसे प्रिंट करा देंगे और 2 को ऐसे प्रिंट करा देंगे, तो भी रो एंड कॉलम में हो गया, है जैसे ना। सर एक स्टूडेंट हुआ उसका सर बहुत सारे प्रॉपर्टी हो जाते हैं सर। उसमें सर अगर नेम है तो नेम की कैटेगरी में सर रखेंगे, फिर अगर सर फी है तो फी की कैटेगरी में कैसे करेंगे। हाँ, तो यानी कि एक प्रोग्राम बेस्ड तुम बता रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए करेंगे। यस जैसे 1 डायमेंशनल एरे तुमने बताया कि 1 डायमेंशनल एरे का पर्पस ये है सर कि अगर मेरे को मल्टीपल वैल्यू लेना है एक वेरिएबल में,
मल्टीपल वैल्यू लेना है तो मैं 1 डायमेंशनल एरे करूंगा। उसी तरह बताओ कि 2 डायमेंशनल एरे किस लिए होता है। तो 2 डायमेंशनल एरे इज कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। थोड़ा सा दिमाग को ये कीजिए, थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए। 1 डायमेंशनल एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिंपल वेरिएबल्स, सिंपल वैल्यूज। यानी कि अगर आपको बल्क में वैल्यू लेना है 10, 20, 30, ये सब नॉर्मल वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो आप एरे ले लेते हो। तो 2 डायमेंशनल एरे जब हमको एक से ज्यादा 1 डायमेंशनल एरे लेना रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। वो आप पढ़े हैं, सब ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे में 2 साइज होता है, इसको रो एंड कॉलम होता है, पहला साइज रो होता है, दूसरा साइज कॉलम होता है, सब ठीक है, वो पढ़े हैं। बट अब दिमाग को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए कि पर्पस क्या है। पर्पस तो हम लोग मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसलिए तो नहीं बनाया गया है। कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। जैसे आप कह देते हो इसको कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, इस तरह आप घर बनाते हो। ये 2 डायमेंशनल एरे है ना। कितने बाई कितने का है, 4/3 का। ठीक है, तो ये तो बॉक्स आप समझने के लिए बनाते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि एक 1 डायमेंशनल एरे लीजिए, तो आप बनाते हो 1 डायमेंशनल एरे लिए जिसका साइज आपका 5 है, 1 2 3 4 5। ये तो समझने के लिए बनाते हो बॉक्स। ऐसे बेसिकली ऐसे इंटरनली बॉक्स थोड़े होता है, सिर्फ होता है कि मेमोरी एलोकेट कंटिन्यूअस होता है, इस तरह के बॉक्सेस होता है। यानी कि अगर, और एक बॉक्स में एक वैल्यू रहेगा, यानी कि अगर मल्टीपल वैल्यू आपको स्टोर करना है ना, तो आप 1 डायमेंशनल एरे लेते हैं। इसी तरह इसको भी हम लोग कह सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। आप देखिए, खुद से देखिएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। क्या ये यही चीज है ना, ये सेम है कि नहीं? यस सर। सेम है ना। ये सटा हुआ कुछ नहीं रहता है, और ना ये घर रहता है, ब्लॉक रहता है, कुछ नहीं रहता है। वो हम लोग बनाने समझने के लिए बनाते हैं, यही चीज है। देखिए तो कितना 1 डायमेंशनल एरे है इसमें, 4 सर। 4। तो आप कह सकते हो कि 2 डायमेंशनल एरे इज द कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल एरे। more than one dimensional array, more than one dimensional, 1 2 3 4, 3 dimensional array is a collection of more than one 2 dimensional array, 4 3 का कलेक्शन है, 5 4 का कलेक्शन है। इस तरह से चलता है, ये पर्पस होता है ना। तो ये अब तो बहुत सारा आप एडवांस में जब पढ़ेंगे तो 2 डायमेंशनल एरे इज द एरे ऑफ एरे, यानी एरे का एरे है। ये सिंपल वेरिएबल का एरे है 1 डायमेंशनल एरे। लेकिन ये एरे मतलब होता क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो एरे का ये एरे, ये तो खुद एरे है और इसका भी एरे है, ये 4 एरे हो गया। तो 2D इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डायमेंशनल एरे। क्लियर है? अब ये जरूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का प्रोग्राम को ही आप बना सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे पर। बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होता है जो 2D पर आप बना सकते हैं, सिर्फ ये समझना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूं कि 3 स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, तीनों स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, क्या ये 2D से बनेगा? आप समझिए कि क्या सिंपल है सर, 3 स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना, नहीं पहला स्टूडेंट का 5, दूसरा स्टूडेंट का 5, तीसरा स्टूडेंट का 5। ये आपके 2D में जाएगा ही नहीं। 2D में कब जाएगा, जब बोलेंगे कि एक मैट्रिक्स लीजिए 3/4 के, उसको ये कीजिए, है ना, उसको रिवर्स कीजिए, तो उसको ये उसको इनवर्स कीजिए, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, या उसको डायगोनल को सम कीजिए, यही क्वेश्चन बनाते हैं। तो वो सब प्रैक्टिस के लिए सही है, बट एज पर आप यूज करेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में तो आपको यहां हो जाएगा कि मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। 3 स्टूडेंट का 5 सब्जेक्ट का मार्क्स, पहला स्टूडेंट का मार्क्स 5 सब्जेक्ट का, दूसरा स्टूडेंट का मार्क्स
5 सब्जेक्ट्स का, ये सब मार्क्स है। तीसरा स्टूडेंट का मार्क्स 6 सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का। तो देखिए, तो ये भी तो हो गया कि नहीं? yes, हुआ ये 3/5। तो पर्पस इसलिए है ना, ये पर्पस है कि इस तरह की कुछ चीजें आपके पास आए, लगे कि 2D में हो सकता है, तो वो सारा चीज आप इसमें यूज कर सकते हो, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें। तो ये पर्पस है ना। हम लोग सीखने के लिए समझ लेते हैं कि मैट्रिक्स का प्रोग्राम बनेगा। ऑलरेडी मैट्रिक्स और ऐसे बॉक्स बनाता भी नहीं है, हम लोग समझने के लिए बनाते हैं। वो ऐसे कैसे, आप जान रहे हैं कि ऐसे मेमोरी है रैम में, वो तो सीधा वैल्यू रहता है। ऐसे कहाँ ऐसे प्रिंट करता है? हम लोग तो एक टेक्निक लगा के उसको रो वाइज और कॉलम वाइज प्रिंट करते हैं, अपने से थोड़े प्रिंट करता है। हम लोग पहले देते हैं पहला वैल्यू, फिर देते हैं टैब, फिर देते हैं टैब, फिर लाइन चेंज करते हैं, फिर पहला वैल्यू। तो हम लोग प्रिंट कराते हैं। ऐसा थोड़े है कि 2 डायमेंशनल एरे खुद अपने से ऐसे प्रिंट कर देता है। हम लोग लॉजिक लगा करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं कि क्या होता है ना। तो ये पर्पस होता है 2D का, यानी कलेक्शन ऑफ मोर देन वन 1D। ठीक है। अब ये बताओ कि जैसे हम लोग एक 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किए इंट n, और हम लोग यहां पर लिए 4, और ये आपका 5 ले लिए, तो ये आपका हो गया। इसका नाम क्या हो गया? n। इस एरे का नाम क्या है? n। and अब मैं अगर इस तरह करूं, जैसे ये है, तो इसको मैं डिक्लेयर करूं इंट n, और ये हो जाएगा आपको 3,4। ये बताएंगे इसमें इस तरह होता है 3,4, यानी 4,3, 4 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया। तो इसमें 4 1 डायमेंशनल एरे है, तो पहला 1 डायमेंशनल एरे का नाम क्या होगा? 0 0 सर, नॉट ओनली 0, दैट इज n 0 ऑफ 0 0। n n 0 ऑफ, सर, नहीं नहीं, of 0 0 0 तो ये हो गया यार, पूरे इसका बात कर रहे हैं। yes जैसे yes इसका पूरा नाम कैसे था? n था ना, तो yes इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? n ऑफ 0। 0 यस, अगर इसको हम लोग कहेंगे, इसको कहना है तो हम लोग कहेंगे n0। and तो yes इसको जब हम लोग कहते हैं तो n ऑफ 0 तो इसका खुद नाम है, तो n ऑफ 0 का 0, n ऑफ 0 का 1, है ना। पढ़े हैं वो सारी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे कि दोनों चीज आपको समझ जाए कि किस तरह काम करता है, क्योंकि कभी कभी इस तरह की चीजें आएंगी जब ऐसा क्वेश्चन आप बनाओगे। तो ये है आपका 2D एरे। सिर्फ एक लॉजिक लगता है कि 2D एरे 1D एरे का कलेक्शन है, बट सारा 1D का साइज क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। देखिए, ये भी 1D3 है, ये भी 1D3 है, ये भी 1D3 है, ये भी 1D3 का है। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे। अगर हमको कह दे कोई कि 4 1 डायमेंशनल एरे लें और चारों का साइज सेम है, तो हम उसको 2D बना देंगे, है ना। तो ये लॉजिक होता है। तो आइए, अब ये लॉजिक आप देखेंगे ही, समझ गए, और विस्तार से आप लैंग्वेज जब पढ़ेंगे जावा ये सब, तो उसमें भी पढ़ेंगे ये सारी चीज। हम लोग को यहाँ देखना है कि कैसे डिक्लेरेशन करते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन पहले देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। सिंटेक्स है इसका, डेटा टाइप, ये स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, एक लाइन वाला ही देते हैं सिंटेक्स, इसमें कॉमा लगता है। 2 स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ यूज नहीं होता है, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से ही आपका काम चल जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बीच में कॉमा होता है। ठीक है, यानी कि पहला रो के लिए हो गया, दूसरा कॉलम के लिए। हमेशा पहला साइज जो होता है, आप सी में भी पढ़े होंगे, ये पहला साइज हमेशा किसके लिए होता है? रो के लिए होता है। दूसरा साइज आपको किसके लिए होता है? कॉलम के लिए होता column है। तो डेटा टाइप बीच में कॉमा, थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, समझ में आएगा। और इक्वल टू न्यू, सॉरी, एरे वेरिएबल नेम और इक्वल टू न्यू
डेटा टाइप और साइज में पहले होगा रो साइज, कॉमा, यानी कि यहाँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा के जरिए हम लोग वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हो गया, इस पर एग्जाम्पल आपका होगा इंट के अलावा भी कुछ ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंट ही लें, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हो आप। इंट कॉमा num इक्वल्स टू न्यू और इंट साइज हो जाएगा आपका, साइज आप ले लो 3,4। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन आप जानते हो, इनिशियलाइजेशन इसको भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग सिंटेक्स यूज करेंगे, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ 2D और ये एग्जांपल हो गया। इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे, सिंटेक्स इनिशियलाइजेशन का, इसमें 2 वैल्यू होगा, एरे वेरिएबल नेम, डेटा टाइप, और 2 इसमें होता है, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, आप जानते हैं। और इसका आपका एग्जांपल हो जाएगा कंट्रोल V और एग्जांपल आपका होगा कंट्रोल C, इंट बीच में कॉमा है, num न्यू इंट और साइज, और यहीं पर मैं इनिशियलाइज करूंगा तो 3/4 है, यानी 3 रो है, तो आपको फिर से स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 1, 2, 4। पहला हो गया, पहला रो हो गया, पहला रो में यानी फर्स्ट रो में 4 कॉलम, तो फर्स्ट रो में 4 कॉलम, ये पहला रो हो गया, ये खुद ब्रैकेट के अंदर होगा, कॉमा सी जैसा ही है तो आप सी में समझे ही होंगे, 5, 6, 7, 8, कॉमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक और हो जाएगा 2, 3, 4, 5। ये इस तरह से हम लोग डिक्लेरेशन कर सकते हैं और इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे काम करेगा, इसी में चेंज कर देते हैं, या 2D के लिए अलग से फाइल ले लेते हैं। इंट num इक्वल्स टू न्यू इंट 2, 3, 2 ही का लेते हैं, और आप डायरेक्ट वैल्यू लेना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो, 2 रो 3 कॉलम, 1, 2, 3, कॉमा एक और रो लेंगे 4, 5, 6। ठीक है, 2 लूप की जरूरत पड़ेगी, 4 इंट I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 2, I प्लस प्लस। सेम है आपको, जैसे करते रहते आते करते हैं, इसमें प्रिंट कराना है, वैल्यू मैंने ले लिया है ऑलरेडी, एक और 4 यूज करेंगे, 4 इंट j, ये पहले से आप जानते हैं 0, j लेस देन
3j प्लस प्लस यूज करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और इसको हम लोग राइट लाइन को प्रिंट करेंगे, नम लिए हैं तो नम कॉमा आई कॉमा जे प्लस /t, और यहाँ राइट लाइन यूज नहीं करेंगे, जब यूज किए तो राइट यूज करेंगे। और फिर जब राइट हो जाएगा तो मेरे को लाइन चेंज होना चाहिए, तो कंसोल डॉट राइट लाइन सिर्फ लिख देंगे, लाइन चेंज हो जाएगा। और उसके बाद 4 के बाहर मेन बंद होने से पहले कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। तो इस तरह से काम करेगा। एरर देखिए कहां पर है, फाइंड कीजिए। राइट में एरर दे रहा है, राइट। W कैपिटल होगा, सॉरी। ये देखिए आ गया। तो यहाँ देखिए 2D एरे, ये हम लोग प्रिंट इस तरह किए हैं कि ये आ गया है। पहले हमने प्रिंट किया पहला वैल्यू के बाद मार दिया टैब, फिर दूसरा वैल्यू, फिर टैब, तीसरा वैल्यू। जब पहला रो कंप्लीट हो गया तो फिर मैंने लाइन को चेंज कर दिया राइट लाइन से। तो हम लोग इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आप 2D एरे। उसी तरह आप इनपुट ले सकते हैं 2D एरे में भी रन टाइम। तो एरे का कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि एरे इसमें कैसे काम करेगा। जब हम लोग एरे यूज करेंगे तब मैं इसमें बता दूंगा, तो आगे हम लोग यूज करेंगे तब हमें यूज करने में आसानी होगा। तो ये समझ गए। अब इसके अलावा एक और इसमें लास्ट एरे होता है जो आपको अगली क्लास में बता देंगे। वो एरे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैग्ड एरे, जैग्ड एरे। तो वो क्या होता है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। उसमें आपको हर एक 2D का ही पार्ट है, बट उसके हर एक 2D में, यानी 2D के हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? ये नोट शेयर कर देंगे आपको। चलिए, तो अटेंडेंस मेरे पास एक ये भेज दीजिएगा आप लिंक, और मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।